You are watching Slime Recap. सीन अगले दिन की ओर शिफ्ट होता है, जहां स्नेकी एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर जोर जोर से एक विलेन की तरह हंस रहा है, बिल्कुल जैसे कोई सस्ता एनीमे का विलेन हो। उसकी आंखों में एकदम "अब मैं ही बॉस हूं" वाली चमक है, और सामने खड़ी उसकी स्टोन पपेट्स की आर्मी उसे गर्व से देख रही है। वो अचानक समझ जाता है कि उसने आखिरकार 100 स्टोन पपेट्स का पूरा सेट तैयार कर लिया है। सीन ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉक कॉन्सर्ट हो, बस म्यूजिक गायब है और आंखें सबकी मरी हुई है। उसे पता है कि सिर्फ खड़े रहने से आर्मी ताकतवर नहीं बनेगी, इसलिए वो फौरन उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला करता है। वो अपनी पूंछ एक नजदीकी पहाड़ी की ओर इशारा करता है और स्टोन पपेट्स को स्टोन फ्लाइंग टेक्निक इस्तेमाल करने का आदेश देता है और टारगेट को सीधा हिट करने को कहता है। जैसे ही वो चिल्लाता है शूट, सभी पपेट्स हवा में उड़ते हुए तेजी से उस पहाड़ी में जा टकराते हैं। धूल का जोरदार विस्फोट और टकराने की आवाज इतनी भयानक होती है कि खुद स्नेकी भी चुप रह जाता है। वो सोचता है कि जब संख्या इतनी बड़ी हो तो नॉर्मल हमला भी खतरनाक बन जाता है। उसे पुराने जमाने की वो इंसानी कैटापल्ट्स याद आती हैं जिनसे शहर तबाह किए जाते थे। स्नेकी सोचता है कि अगर इन पपेट्स को इसी तरह इकट्ठा किया जाए तो ये किसी भी शहर को बर्बाद कर सकते हैं। वो थोड़ा और हैरान होता है और सोचता है कि ये हमला शायद किसी कल्टीवेटर को भी ऑफ गार्ड पकड़कर खत्म कर सकता है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और पागल आइडिया आता है, स्टोन पपेट्स पर एक्सप्लोसिव ताबीज चिपका देने का। उसका मानना है कि इसका इम्पैक्ट किसी तोप के धमाके जैसा होगा। ये सोचकर वो खुद से ही धीरे धीरे हंसता है और खुद को जीनियस कहकर तारीफ करता है। उसी पल एक आवाज आती है। वो है शराफत से भरे सिम्प शाहचू की, जो स्नेकी को सीनियर कहकर इज्जत से बोलता है और खुद को छोड़ने की गुजारिश करता है। स्नेकी बस एक निगाह डालता है। चाओ चो किसी मेंढक की तरह उछलता हुआ उसके पास आ रहा है, क्योंकि एक स्पेल की वजह से उसकी टांगें आपस में बंधी हुई हैं और हाथ पीछे जकड़े हुए हैं। स्नेकी उसे घूरकर पूछता है, अगर मैं तुझे छोड़ दूं और तू भाग गया तो? लेकिन सिम सिर हिलाता है और कहता है कि अब वो पहले ही स्नेक कैचर सेक्ट द्वारा वांटेड है। अगर वापस गया तो पक्का मारा जाएगा। वो भरोसा दिलाता है कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। फिर वो ये भी जोड़ता है कि एक बार स्नेकी ने उसकी जान बचाई थी और तभी से वो स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गया था, जैसे स्नेकी ने कोई दिव्य ज्ञान दे दिया हो। वो कहता है कि एक असली मर्द को प्यार के ड्रामे में नींद नहीं उड़ानी चाहिए। वो स्नेकी को भावनाओं से भरी नजरों से देखता है और कहता है कि वो इस एहसान का बदला चुकाना चाहता है और इसका एक ही तरीका है, स्नेकी उसे आजाद कर दे। स्नेकी उसे देखता है और महसूस करता है कि सिम की बातों में कुछ सच्चाई लग रही है, कोई मजाक नहीं। वो फैसला करता है कि उसे आजाद कर देगा, लेकिन मन ही मन एक नोट भी बना लेता कि ज्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि भरोसा टूटने में टाइम नहीं लगता। स्नेकी अपने जादू से चो के शरीर से 20 टेमिंग रिंग हटाता है। सिम खुशी से झूम उठता है और झुककर पूछता है कि क्या उसका ये जूनियर अपने सीनियर स्नेकी के लिए कुछ कर सकता है। स्नेकी पूछता है कि क्या वो सच में उसके लिए काम करना चाहता है। सिम तुरंत हामी भर देता है, लेकिन स्नेकी उसे टेस्ट करने का सोचता है। वो अचानक चुपचाप उसके पीछे आ जाता है और ठंडे लहजे में कहता है कि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं है। वो अपनी पूंछ और शरीर का बीच का हिस्सा चू के चारों ओर लपेटते हुए बोलता है कि इंसान बड़े चालाक होते हैं, झूठ से भरे हुए। क्या तुझे लगता है मैं इतनी आसानी से तुझ पर भरोसा कर लूंगा? लेकिन श्याओ चो शांत रहता है। वो कहता है कि वो खुद स्नेक कैचर सेक्ट से है और जानता है कि स्नेकी को उस पर शक करना जायज है। फिर भी वो पूरी वफादारी से उसकी सेवा करने को तैयार है। ये सुनकर स्नेकी मानता है कि सिम्प अच्छी बातें बोलता है। फिर वो कहता है कि ध्यान से सुन। स्नेकी वापस चट्टान पर चढ़ जाता है और जोर से घोषणा करता है कि अब वो 10 स्टोन पपेट्स को हमला करने का आदेश देगा, लेकिन सिम्प को सिर्फ डिफेंस करना है, लड़ाई नहीं करनी। स्नेकी कहता है कि वो देखेगा कि सिम्प इस हमले में जिंदा बचता है या नहीं। सिम्प शांत होकर ठंडे सुर में पूछता है, अगर मैं बच गया तो? इससे पहले कि वो कुछ और कहे, स्नेकी फिर से पीछे से चुपचाप आ जाता है और कान में फुसफुसाता है कि अगर तू बच गया तो मैं 10 और पपीट्स बढ़ा दूंगा। सिम्प एकदम हैरान रह जाता है, जैसे किसी ने अचानक सरप्राइज टेस्ट में बैठा दिया हो, लेकिन अंदर से वो जानता है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं। तो वो गर्दन हिलाता है और वो चैलेंज स्वीकार कर लेता है, जैसे कोई आदमी जो पहले से ही अपने फैसले पर पछता रहा हो। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, सिम्प पहले कुछ सेकंड तक अच्छी तरह डिफेंड करता है, लेकिन जैसे ही स्नेकी और पपेट्स जोड़ता है, मामला हाथ से निकलने लगता है। वो दबकर गिर जाता है और जमीन पर धप की आवाज के साथ गिरता है। स्नेकी उसके पास आता है और ठंडे लहजे में कहता है कि तू सिर्फ 33 स्टोन पपेट्स का हमला झेल पाया। जाते जाते वो ये भी जोड़ता है
कि उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, क्योंकि जो इंसान हुआ युनतियान से बराबरी में लड़ता है उससे ज्यादा उम्मीद थी। सिम्प कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी बुरी तरह पिट चुका होता है कि उसकी आवाज ही ठीक से नहीं निकलती। कुछ सेकंड तक उसका बड़बड़ाना चलता है, फिर स्नेकी झुंझलाकर कहता है, चुप कर, सिर मत खा। फिर वो सीधे गुफा में जाता है और मिल्की को आवाज देता है कि इस सिम की चोटों का इलाज करे। मिल्की बिना किसी सवाल के फौरन मान जाती है। उधर मंकी किंग स्ट्रीक, जिसने पहले स्नेकी का बेस हथिया लिया था, थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा होता है। उसे समझ आता है कि स्नेकी और उसकी टीम कोई मामूली नहीं है। अगर वो अपना बेस वापस पाना चाहता है तो सीधी लड़ाई से बात नहीं बनेगी। इसलिए वो तय करता है कि उसे कोई बैकअप ढूंढना पड़ेगा ताकि उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा सके। उसे तो ये भी सोचता है कि किसी और को इनसे भिड़ा दिया जाए। अब सीन 15 दिन आगे बढ़ता है, जहां स्नेकी किसी मार्शल आर्ट्स यूट्यूबर की तरह ट्रेनिंग करता दिखाई देता है। आधा महीना मेहनत और कुछ स्पेशल गोलियों के बाद उसे एहसास होता है कि अब वो स्पिरिट अवेयरनेस रेल्म के 8वें लेवल के पीक पर है। साथ ही उसे याद आता है कि ठंड आने वाली है और उसे जल्दी ही बंद कमरे में साधना करनी पड़ेगी ताकि वो 9वें स्तर तक पहुंच सके। उसका सपना है कि अगले वसंत तक वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में पहुंच जाए। उसके मन में वही जज्बा है जैसे कोई प्लेयर सीजन रीसेट से पहले रैंक चढ़ाने में लगा हो। साथ ही उसे चो की याद आती है, जो इन 15 दिनों में बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उल्टा वो तो उसके साथ शिकार में भी मदद कर रहा था। लेकिन स्नेकी को यह चिंता सताने लगती है कि अगर वो 3 से 5 दिन के लिए साधना में चला गया और सिंप ने भागने की ठान ली तो वो उसे रोक नहीं पाएगा। वो कैजुअली सोचता है कि क्या से हल्का फुल्का कूट कर कुछ दिनों के लिए बेहोश रखना चाहिए ताकि रिस्क ना रहे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्लान बना पाए, सिम पूरे जोश में गुफा में घुसता है और कहता है कि आज उसने कुछ जबरदस्त पकड़ा है। स्नेकी मुड़ता है और देखता है कि चो चो बड़े गर्व से डॉगी को पकड़े हुए चला आ रहा है। वो कहता है कि उसने इस बूढ़े कुत्ते को पकड़ा है और अब ये बढ़िया सूप बनेगा। फिर वो अनाउंस करता है कि अब वो चूल्हा जलाकर टॉप क्लास डॉग मांस की दावत उड़ाएगा। स्नैकी और डॉगी एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं। स्नैकी ऐसे फ्रीज हो जाता है जैसे किसी ने उसका दिमाग पावर ऑफ कर दिया हो। सिम्प उलझन में आ जाता है। आमतौर पर स्नैकी इस मौके पर मुस्कुराकर तैयार हो जाता, लेकिन आज वो एकदम मूर्ति बनकर खड़ा है। जो आंखें मिचमिचाकर देखता है और पूछता है, क्या हुआ सीनियर, आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसी पल डॉगी बोल पड़ता है, तू तो अब बड़ा हो गया है स्नेकी, इंसानों को भी पालने लगा। ये सुनकर जैसे पूरा सीन पलट जाता है। सिम्प के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं जैसे भूत देख लिया हो। वो डॉगी को घूरते हुए पूछता है, तू तू बोल सकता है? डॉगी बिना टाइम खराब किए एकदम मिसाइल की तरह उस पर झपटता है और पैर में काट लेता है। गुस्से में बोलता है, मैं न सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं काट भी सकता हूँ। सिम्प दर्द से कराह उठता है और ऐसी चीख मारता है जैसे किसी बच्चे ने कैक्टस पर पैर रख दिया हो। इसी दौरान मिल्की को बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर झांकती है और सोचती है कि बाहर कौन सा सर्कस चल रहा है। कुछ पल बाद डॉगी अपने ही स्टाइल में उस सिम्प को सबक सिखाने का फैसला करता है। वो एक पेड़ के नीचे मसालों और सब्जियों से भरा खौलता हुआ पानी का बर्तन रखता है, जैसे कोई प्रॉपर आउटडोर किचन सेट किया हो। फिर वो उस सिम्प को उल्टा लटकाकर उसी पेड़ की डाली से बांध देता है, ठीक उस बर्तन के ऊपर। अब सिम्प कुछ कर नहीं सकता, बस उस तीखी भाप को अपने चेहरे पर झेलते हुए चीख सकता है। डॉगी उसकी चिल्लाहट को पूरी तरह इग्नोर करता है और शांत होकर स्नेकी से पूछता है कि ऐसे इंसान के साथ क्या किया जाए जो डॉग मीट खाना चाहता था। वो ये तक कह देता है कि क्यों ना उसे काटकर उसी हॉटपॉट में डाल दें। स्नेकी बस खौलते हुए बर्तन को घूरता रहता है और उधर सिम्प डर के मारे घबरा जाता है। वो चिल्ला उठता है कि क्या सीनियर स्नेकी वाकई चुप ही रहने वाले हैं, जबकि डॉगी इतनी स्लो कुक्ड रिवेंज की प्लानिंग कर रहा है। सिम्प खुद को बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने भले ही जिंदगी में कुछ खास न किया हो, लेकिन मेहनत तो की है। ये सुनकर स्नैकी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ऐसे ही खा जाना शायद थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। डॉगी सिम को देखता है और हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही, इसमें तो मांस भी कुछ खास नहीं है, पहले इसे मोटा करते हैं। ये सुनकर सिम धीरे से ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। उसे एहसास होता है कि ये नो ईटिंग फॉर नाउ वाला आइडिया असल में स्नैकी का था और उसकी मौत शायद कुछ हफ्तों के लिए टल गई है। लेकिन तभी स्नैकी मुस्कुराता है और डॉगी की तरफ देखकर पूछता है कि क्यों ना पहले इसके हाथ पांव काटकर थोड़ा चख ही लिया जाए, ताकि पता तो चले कि मोटा करने लायक भी है या नहीं। डॉगी जोर से हंस पड़ता है और कहता है, काफी स्पाइसी आइडिया है, करना तो बनता है। ये सुनकर सिम्प की हालत ऐसी हो जाती है जैसे जिंदगी ने सीधे तवे से उसके मुंह पर मारा हो। वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। उधर स्नैकी कैजुअली कहता है, अच्छा छोड़ दे इसे, बड़ी मेहनत से इसे पाला है, तो ऐसे कैसे स्ट्रीट स्नैक समझ के खा सकता है? डॉगी एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है कि वो तो सिर्फ स्नैकी की मदद कर रहा था ताकि इंसानों को शुरू में ही डरा दिया जाए। वो समझाता है कि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, डरा कर रखो तो बाद में दिक्कतें नहीं होती। स्नैकी सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन फिर अचानक पूछ बैठता है कि डॉगी इतने दिनों से गया कहाँ था।
डॉगी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और शांत भाव से कहता है, कब्रें खोदने गया था। ये सुनकर स्नैकी एक पल को सन्न रह जाता है। डॉगी बताता है कि ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, क्योंकि ज्यादातर सेक्स की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन फिर भी उसने पर्पल क्लाउड सेक्ट को लूट ही लिया। ये कहते हुए वो कुछ सुनहरे स्केल्स स्नैकी की तरफ उछाल देता है और कहता है, जरा गौर से देख। स्नैकी कुछ सेकंड उन्हें घूरता है और फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो तुरंत पहचान जाता है ये तो उसके पुराने गोल्डन स्केल्स हैं। वो बताता है कि वो चुड़ैल इन्हें ले गई थी और पूछता है कि डॉगी इन्हें वापस कैसे लाया। डॉगी हंसते हुए कैजुअली कहता है, मैंने उस चुड़ैल को ही मार डाला। स्नैकी शौक में डॉगी को देखता है और पूछता है, क्या तूने सच में ऐसा किया? डॉगी शांत रहकर पूछता है, तू इतना शॉक्ड क्यों है? वो बताता है कि वो चुड़ैल तो पहले से ही मौत के दरवाजे पर थी और उन्हें जो पिछली लड़ाई हुई थी उससे उसकी लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो गई थी। डॉगी कहता है कि अगर उसने नहीं मारा होता तो वो आधे साल में वैसे ही मर जाती। डॉगी स्माह करते हुए कहता है, अब पर्पल क्लाउड सेक्ट तो बस जैसे तैसे टिका हुआ है। शायद उन्हें सच में कुछ पता नहीं या डर के मारे अनजान बने हुए हैं, लेकिन किसी को ये तक नहीं मालूम कि उनका एंसेस्टर मर चुका है। जैसे ही डॉगी किसी इविल मास्टरमाइंड की तरह हंसता है, उधर सिम धीरे धीरे होश में आता है, जैसे घंटों बाद वाईफाई वापस आ गया हो, और पूछता है, क्या ये सब सच में हुआ? उसे देखते ही डॉगी मजाक उड़ाता है, अरे तू वही लेजेंडरी सिम्प है जिसकी ट्रेजिक लव स्टोरी आजकल पर्पल क्लाउड सेक्ट में हॉटेस्ट गॉसिप बनी हुई है। सिम्प ट्रिगर हो जाता है और चिल्लाता है, मैं तो बस उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, ये सिम्पिंग नहीं होता, और वो तो अब है ही नहीं। अब वो सही रास्ते पर है और अब सिम्प नहीं रहा। डॉगी उसकी तरफ देखकर हंसता है और पूछता है, सच में? सिम जोश में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, अब मैं एक इंसान की तरह स्पाइन लेकर जीऊंगा, किसी के सामने यूं ही नहीं झुकूंगा। डॉगी जोर से हंसता है और अचानक एक कॉफिन समन कर देता है। ये देखकर सिम पूछता है, ये एंसेस्टर का आइस कॉफिन है ना? सीनियर ने बताया था इसके बारे में। लेकिन डॉगी सिर हिलाकर मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, ये उसका नहीं है। फिर वो आराम से उसका ढक्कन खोलता है और कहता है, देख जरा अंदर। जैसे ही शिव चौ अंदर झांकता है, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो देखता है, ये तो लिंगर है। उसकी बॉडी देखकर सिम्प वहीं फ्रीज हो जाता है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो सोचता है, डॉगी ये क्या कर रहा है? वो उसके शरीर के साथ कर क्या रहा है? अब आप बताओ, सिम्प अब क्या करेगा? क्या वो बदला लेगा या फिर वो अब अकेले बैठकर कोई दिल तोड़ देने वाला सैड सॉन्ग सुनने वाला है? अगला एपिसोड देखना है तो बस अपनी क्रश को सोचते हुए एक टूटा हुआ दिल कमेंट कर दो।